गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हम लोग थे टाइम पीरियड निकालने में एक ऐसे पीरियोडिक मोशन को जो कंप्लीटली एसएचएम ना हो। ठीक, एक और एग्जांपल देखो। गुड इवनिंग उज्जवल। सपोज करो ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है, और सारी सरफेस स्मूथ दे रखी है, और कहीं पे कोई एनर्जी लॉस नहीं है। ठीक है, नो एनर्जी लॉस। अब यहां पे से आप एक ब्लॉक को छोड़ते हो, ये इक्वल टू जीरो से एच हाइट से। अब आप ये बताओगे अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये दूसरी साइड भी उसी हाइट तक जाएगा ना। क्यों? दूसरी साइड भी उसी हाइट तक जाएगा। अब इसका मोशन कैसा होगा देखो। पहले ये इधर गया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, और फिर ये इधर आया, ये बना। तो इसका तुम्हें टाइम पीरियड निकालना कितना होगा। समझ में आ गया उज्जवल? किस टाइप से चलेगा? यस सर। अब सिंपल सा देख ले बस हो गया। ये बता कि अगर ये वाला टाइम मान ले T1 है, तो फिर ये वाला टाइम भी T1 होगा ना। सिंपल सी बात है। और इसी टाइप से अगर मान लो ये वाला टाइम T2 है, तो फिर ये वाला टाइम भी T2 होगा। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो 2T1 प्लस 2T2 होगा। अब जरा बताओ, T1 की जो वैल्यू होगी रूट ट्वाइस S1 अपॉन A1 होगी, और T2 की जो वैल्यू होगी रूट 2S2 अपॉन A2 होगी। ये बताओ, ये समझ में आया? अगर U इक्वल टू जीरो हो तो हम S को हाफ AT² लिख सकते हैं। क्यों? इसका मतलब T की जो वैल्यू है वो रूट 2S अपॉन A है। पता क्लियर है कि नहीं है? बता गोपी, समझ में आ रहा है? बता 2T1 प्लस 2T2। अब जो A1 होगा वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि G साइन एल्फा होगा। बता, इसके लिए कह रहा हूं मैं। पता है इसमें G साइन एल्फा होगा। और जो S1 होगा वो H कोसेक एल्फा होगा। बता, समझ में आया? अगर मान ले ये H है, ये H है, तो फिर ये कितना होगा बता, जो है S1 कितना होगा 2 कोसेक एल्फा। और इसी टाइप से जो A2 की वैल्यू होगी ये होगी G साइन बीटा, और S2 की जो वैल्यू आएगी वो H कोसेक बीटा होगी। बता मिही का समझ में आ गया ये? इसका टाइम पीरियड क्लियर हुआ उज्जवल? यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर अगले पे चलेंगे, ठीक है? वो हम वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, सुनो। तुम्हें याद है ये हमने किया था एक बार? ये आइडियल फ्लूइड है।
और यहां से एक बॉल जिसकी डेंसिटी रो है और इसकी डेंसिटी मान लो 4 रो है, एच साइड से ड्रॉप करते हो, तो तुम्हें याद होगा ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता था, क्यों, और फिर ऐसे आता था, और फिर ऐसे आता था, याद है। फ्लूइड मैकेनिक्स में किया था इस टाइप का क्वेश्चन हमने, क्यों, यस सर। याद आ रहा है ना उज्जवल। और ये आइडियल फ्लूइड है, इसलिए फिर ये वापस भी आएगा, ये वहां पे मैंने डिस्कस किया था, अगर तुम्हें याद होगा, क्यों। तो इसका हमें टाइम पीरियड निकलना है, कितना होगा। अब सुनो, अगर मान लो ये T1 टाइम है, तो फिर ये भी T1 होगा, और अगर ये T2 टाइम है, तो फिर ये भी T2 होगा। इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो 2T1 प्लस 2T2 हो जाएगा। अब जो T1 होगा वो तो तुम्हें लग ही रहा होगा फ्री फॉल टाइम है, क्यों, फ्री फॉल टाइम, और वो √2h/g होगा। मिही का बता, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बता यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हो गया फ्री फॉल टाइम। अब चलते हैं T2 में। T2 के लिए तुम्हें याद होगा इसमें क्या होता था ना, जब बॉल इसके अंदर है बेटा जी, तो ऊपर को लगेगा अपथ्रस्ट और नीचे को लगेगा वेट, लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ बॉल से। इसका मतलब अपथ्रस्ट वेट से बड़ा होगा। इसका मतलब ऊपर को ये एक्सीलरेशन आएगा, क्यों, ऊपर को जो एक्सीलरेशन यस सर। आएगा वो कितना होगा, अपथ्रस्ट माइनस वेट अपॉन मास। समझ में आ गया, बताओ, अपथ्रस्ट माइनस वेट अपॉन मास। और 100% वॉल्यूम डूबा हुआ है, ध्यान रखना, 100% वॉल्यूम डूबा हुआ है, तो इसका मतलब जो एक्सेलेरेशन आएगा वो आएगा V4 रो इंटू जी माइनस V रो इंटू जी, और मास हो जाएगा V × रो। बता कैलकुलेशन समझ में आई। यस सर। ये होगी ना, ठीक। तो ये कितना आ गया बाय द वे, मेरे ख्याल से 3G आ गया, क्यों, क्यों, 3G आ गया नहीं। अब क्या है देखो, ए की वैल्यू 3 टाइम्स है ऑफ जी। इसका मतलब जो T2 होगा, हाँ, ये तुम्हें याद होगा मैंने बताया था T2 की वैल्यू टी यस सर। वन बाई T1/3। T1/3 होगी। इसका मतलब ये रख लेना, T2 की वैल्यू रख लेना √2h/g अपॉन 3। ये हो गया, बस हो गया, क्यों, तो T2 की ये वैल्यू रख लेना बस, √2h/g अपॉन 3, ये रख लेना। समझ में आ गया गोपी, गोपी बता, समझ में आ गई बेटा बात जो है, ठीक है, ये होगी कहलाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, हाँ, टाइप 7 है मेरे ख्याल से, क्यों, सीधे एग्जाम्पल से ही करते हैं, समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये ना तुम्हें अल्फा दिया था, और इसमें एक ब्लॉक लिया था, और ये पेंडुलम दिया था।
इसकी लेंथ L दे रखी थी और ये स्मूथ दिया था। तो तुम्हें इस पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना था, कितना होगा। अब ध्यान से देखो, इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का जो एक्सीलरेशन होगा वो जी साइन अल्फा होगा ना। बताओ, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का एक्सीलरेशन जी साइन अल्फा होगा कि नहीं होगा, बता उज्जवल। ये होगा। अब तेरे यस सर। को इसमें मैंने एक कंसेप्ट दिया था कि जो जी इफेक्टिव वेक्टर होता है, जी इफेक्टिव वेक्टर, वो जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है, या तुम ऐसे भी कह सकते हो जी वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को ऐड कर दो। बता, यस सर। जी वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को ऐड कर दो। तो मैं यही वाली मेथड ले रहा हूँ कि जी वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख, जी वेक्टर के तू जानता है दो कंपोनेंट ले सकता हूँ ना मैं। ये जी साइन अल्फा हो गया और ये जी कॉस अल्फा हो गया। क्यों, देख, जी वेक्टर तो ये था ना, ये अल्फा था, तो फिर ये अल्फा आ जाएगा ना, क्योंकि ये 90 माइनस अल्फा होगा ना। बता, क्लियर है। जी वेक्टर के मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, जी साइन अल्फा और जी कॉस अल्फा। अब चलते हैं माइनस ए वेक्टर। तो ये बता, माइनस ए वेक्टर ऊपर को नहीं आएगा, बता बता। ए वेक्टर नीचे है तो माइनस ए वेक्टर ऊपर को होगा कि नहीं होगा, बता जो है। और वो कितने का होगा, जी साइन अल्फा का। मेरे का समझ में आ रहा है बेटा, माइनस ए वेक्टर क्या हो गया, ऊपर को आ गया और जी साइन अल्फा का हो गया। अब मुझे क्या करना था जरा बता जो है। ये जी वेक्टर कह रहा हूं मैं, चल। मुझे ये वाले वेक्टर को और ये वाले वेक्टर को ऐड करना था। नहीं है, बता, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो एक तरीके से क्या हुआ, हाँ बस हो गया, समझ गया ना। इसका मतलब मुझे इसको, इसको और इसको ऐड करना है, क्यों, बता। ये तीनों को ऐड करना है ना, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ, बता जो है। और जब मैं तीनों को ऐड करूंगा तो तेरे को दिख रहा होगा जी साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्यों। जी साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो रह कितना जाएगा, बता जो है। जी कॉस अल्फा रह जाएगा। इसका मतलब जी इफेक्टिव की वैल्यू वो जी कॉस अल्फा हो गई, बस हो गया, क्यों। जी कॉस अल्फा हो गई। तो इसका मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी, बता, 2 पाई रूट L अपॉन जी कॉस अल्फा होगी। उज्जवल बता, समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। समझ में आ गया ये। अच्छा, वैसे कई बार ना तुम, ये भी होता है कि जैसे ऑप्शन चेक करके भी देखो, तुम्हें तब पता चल जाएगा। जरा देखना, अगर मैं अल्फा को 0 रख देता हूँ तो टी कितना आ रहा है, जरा देख। अल्फा को 0 रख देता हूँ तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट L/G आ एल। रहा है। और लॉजिकल भी लग रहा है, तेरे को लग रहा होगा, क्यों। अगर मैं अल्फा को 0 रख दूंगा तो इतना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बता, 2 पाई रूट L/G आना चाहिए। ठीक है। यस सर। और याद करके, अगर मान ले अल्फा को मैं 90 रख देता हूँ, तो 90 का मतलब एक तरीके से फ्री फॉल हो गया ना। यस सर। और तुम्हें याद है, फ्री फॉल में मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि जी इफेक्टिव वो 0 हो जाता है और टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ जाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर तुम्हें याद होगा। फ्री फॉल के केस में जी इफेक्टिव 0 आता है और टाइम पीरियड इनफाइनाइट आता है। तो यहां से भी जरा देखना, टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अल्फा को 90 रख के देख। देख, अल्फा को 90 डिग्री रख के देख, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, पिताजी पे।
ये हो गया। ठीक है, अब ये g माइनस ए को निकालने का एक अल्टरनेट मेथड भी बता रहा हूं, देखना। वो फिर पूरा लिखना पड़ेगा, वो तो पूरा तेरे को प्रॉपर करना पड़ेगा ना, फिर अगर नहीं होगा तो पूरा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है, बस वही कर रहा हूँ मैं। देख अल्टरनेट मेथड देख, अल्टरनेट मेथड देख। जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है मेरे को, हाँ। देख ये तो हो गया जी वेक्टर, और ये हो गया ए वेक्टर। इसकी वैल्यू जी के इक्वल है, और इसकी वैल्यू जी साइन अल्फा के इक्वल है, और दोनों के बीच में 90 माइनस अल्फा, ये एंगल बनना बिकॉज ये अल्फा था। ठीक है, अब ध्यान से देख, मुझे जी इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड चाहिए बस। इसका मतलब मुझे जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया, ध्यान से देखना बेटा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अब बताओ याद आया कि नहीं आया? बता गोपी, याद आया कि नहीं आया? मुझे जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है, क्यों? मुझे जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है, जिनके बीच में एंगल कितने का बना है बेटा, ये बता जो है। 90 माइनस अल्फा का एंगल बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा जरा बता जो है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्यों उज्जवल, समझ में आया? यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया, बस हो गया। ठीक, तो फिर जब इसको सिंप्लीफाई करेगा ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखना, वो जी कॉस अल्फा ही आएगा। सिंप्लीफाई करके चेक कर लेना, जी कॉस अल्फा आएगा। गोपी समझ में आ गया? बेसिकली तेरे को जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, बस हो गया। और मैंने तुम्हें कई बार बोला हुआ है कि तुम्हें वेक्टर एक्सपर्ट होना है और कुछ नहीं है। ये हो गया। अब चलते हैं टाइप 8। नोट कर लिया उज्जवल? यस सर। ये बताओ, एसएचएम में हम जब एक्स टी इक्वेशन लिखते हैं, एक्स कहां से मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, मेन पोजीशन। ये तो कंफर्म है ना। लेकिन इन दिस टाइप तुम्हें एस टी इक्वेशन लिखनी है, लेकिन एस ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन नहीं है, नॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एस हो सकता है किसी और पॉइंट से मेजर किया हो, ठीक है। एस इज मेजर्ड फ्रॉम सम अदर पॉइंट। गोपी समझ में आया? एसएचएम में जो हम एक्स टी इक्वेशंस लिखते हैं, वो ज्यादातर क्या होती है, एक्स कहाँ से मेजर किया जाता है, वो मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, हम जनरल एस टी इक्वेशन लिखेंगे और एस किसी और पॉइंट से मेजर कर लेंगे, किसी भी पॉइंट से कर लेंगे, ये कह लेंगे। अब एग्जाम्पल देखो, तब समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या है। टी इक्वल टू 0 पे बॉडी वॉज एट
प्लस ए। समझ गए ना? ये देख लेना, टी इक्वल टू 0 पे बॉडी प्लस ए पे थी, और तुम्हें एस टी इक्वेशन लिखनी है। राइट, एस टी इक्वेशन। और एस को जो मेजर करना है, मेजर फ्रॉम माइनस ए। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया मे का? मे का बता बेटा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? टी इक्वल टू 0 पे बॉडी प्लस ए पे थी, तुम्हें एस टी इक्वेशन लिखनी है, और एस को लेकिन कहाँ से मेजर करना है तुम्हें? एस को तुम्हें मेजर करना है माइनस ऑफ ए से मेजर करना है। ठीक, अब इसको देखो कैसे करेंगे। ध्यान से समझना है इसको। टी इक्वल टू 0 पे यहां पे है, और मान लो टी इक्वल टू टी पे यहां पे है। लेट कर लिया। अब ये बता कि ये तो है एक्स, और ये है एस। बता गोपी, समझ में आया या नहीं आया? बता। अब सुन, अगर वो टी इक्वल टू 0 पे ए पे है, और मैं मीन पोजीशन से अगर मेजर करता हूं, तो कॉस की इक्वेशन लिखी जाती है, तो इसका मतलब एक्स की जो इक्वेशन होगी वो सीधे सीधे ए कॉस ओमेगा टी होगी। बता, बता उज्जवल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टी इक्वल टू 0 पे अगर वो ए पे है तो मीन से मैं मेजर कर रहा हूं, तो एक्स की वैल्यू ए कॉस ओमेगा टी होती है। क्यों? यस सर। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये ए है ना, डिस्टेंस के लिए। अब तेरे को फिगर में दिख रहा है कि जो एस है वो एक्चुअल में एक्स प्लस ए है। बता, यस सर। तो इसका मतलब एस का आंसर क्या हो गया जरा बता जो है? एस का आंसर हो गया ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए हो गया, बस हो गया जो है। तो ये आंसर हो गया मेरा। समझ में आई बात? कि अगर t इक्वल टू 0 पे है, वो a पे है, और t इक्वल टू टी पे कहीं भी है वो, और मैं मीन से मेजर कर रहा हूं, तो फिर तुम a cos ओमेगा टी लिखोगे। लेकिन इस फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा जो s हम लिख सकते हैं, उसको फिर मैं a प्लस एक्स लिख सकता हूं। क्यों? s को लिख सकता हूं a प्लस एक्स, तो ये आ गया। अच्छा, इसको ना चेक करने का तरीका भी होता है, देख बताता हूँ तेरे को। दो तीन उसमें चेक कर लेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा तेरे। दोनों इक्वेशन में तू क्या कर, टी को 0 रख दे बेटा। देख, टी को 0 रख के देख, तो तेरे को एक्स तो दिख रहा होगा ए, और एस दिख रहा होगा 2a। बता, और टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है बॉडी। बता, लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बता जो है, यस एक सर। पे एक्स की वैल्यू ए और एस की वैल्यू 2a लग रही है कि नहीं लग रही है? बता जो है, यस सर। दिख रही है ना? अब देख, दूसरा चेक करवाता हूँ तेरे को। ये बता कि यहाँ पे वो किस टाइम पे होगा। बता, यहाँ पे वो होगा टी इक्वल टू टी/4 पे। बता। यस सर, टी बाय पे। टी/4 पे ना? लेकिन टी/4 में कितना एंगल घूमा होगा जरा बता जो है? 90 डिग्री। हाँ, एंगल ओमेगा टी जो घूमा होगा वो 90 डिग्री घूमा होगा। क्यों? या π/2 कुछ भी कह ले। तो अब तू क्या कर, टी को टी/4 लिख दे। लेकिन टी/4 लिखने का मतलब है कि ओमेगा टी को 90 डिग्री या π/2 लिख दे। अब जरा देखना बेटा, एक्स कितना आ रहा है और
एस कितना आ रहा है जरा बता, चेक कर फिर जरा। x 0 SA। हाँ, और लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा, पहले ही बता। ये लॉजिकल लग यस रहा है कि नहीं लग रहा, बता जो है गोपी। t = 0, t/4 पे ये यहाँ पे होगा, x = 0 होगा, s की वैल्यू ये होगी। एक और चेक करवा देता हूँ, देखो ये बताओ वो यहाँ पे कितने टाइम के बाद होगा, बताओ यहाँ पे कितने टाइम के बाद होगा, t/2। T/2। यस सर। इसका मतलब इसमें एंगल कितना घूम गया होगा, 180 डिग्री, क्यों, 180। यस सर। या पाई। अब तू किस एंगल किस पे चेक करेगा बता जो है, t = t/2 पे चेक कर ले, या ओमेगा टी कितना घूम चुका उसका उसमें 180 डिग्री, या पाई घूम चुका होगा, क्यों। यस सर। अब जरा देखना, x की वैल्यू तेरी आ रही होगी -से, और यस सर। s की वैल्यू 0 आ रही होगी, और बता लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा, पहले बता जो, यस सर। लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता जो। तो ये प्रॉब्लम्स इस टाइप से की जाती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना जो है। इसमें इंपॉर्टेंट पता है क्या था जो है, हमने एक चीज नोटिस नहीं की, नोटिस ये की कि t = 0 पे यहाँ पे था, और t पे यहाँ पे था, तो मैंने इसको x किया, ये x था, और इसको मैंने a cos ओमेगा t लिखा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। मेका समझ में आ रहा है बेटा क्या है, t = 0 पे यहाँ पे था, और t पे यहाँ पे था, और जब मैंने ये वाला x लिखा तो a cos ओमेगा t लिखा। इसका मतलब x को मैंने यहां से मेजर नहीं किया, ध्यान रखना। x मतलब इस वाले में अगर देखोगे तो x इज नॉट मेजर्ड, क्यों, x इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम t = 0 पॉइंट। गोपी, जबकि तेरे को याद है जब हम काइनेमेटिक्स में क्वेश्चंस करते थे ना, जैसे s = ut + ½ करते थे, तो उसमें s कहां से मेजर करते थे जरा बता जो है, काइनेमेटिक्स में जब हम लोग s = ut + ½ करते थे तो कहां से मेजर करते थे बता जरा, जहां पे t = 0 पे होता था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे हम x कहां से मेजर कर रहे हैं बता जो है, x हम मीन पोजीशन से मेजर कर रहे हैं। उज्जवल समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं बेटा, ये बता जो है, यस सर। काइनेमेटिक्स में जब हम s = ut + ½ रखते थे तो s वहां से मेजर करते थे जहां पे t = 0 पे बॉडी बॉडी होती थी। लेकिन एसएचएम में हम ये नहीं कर रहे, हम वहां से मेजर कर रहे हैं मीन पोजीशन से, ज्यादातर केसेस में कह लेते हैं। ये हो गया जो है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात छोटी सी लग रही होगी तुम्हें जो है। टाइप 9 है ना मेरे ख्याल से। हाँ, पहले इसको कर लेते हैं, मैं इसको पहले जब फिनिश करूंगा तो उसके बाद एक दूसरा लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं, अभी इसमें दिखा रखा है, देखो ये क्या होता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये वर्टिकल एसएचएम कर रहा है बेटा, वर्टिकल एसएचएम कर रहा है। और इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो ओमेगा दे रखी है, ठीक है। तो तुमसे कहता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस, ये निकालना है कितना होगा, सो दैट
ब्लॉक डज नॉट लीव कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ, एक तुम्हें प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और वो वर्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो तुम्हें उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है कि ब्लॉक कांटेक्ट ना छोड़े। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहले ये बताओ बेटा उज्जवल। ये वर्टिकल एसएसएम कैसे कर रहा है? अबे ऊपर नीचे कर रहा है, अभी हॉरिजॉन्टल में कर रहा था, अब ऊपर नीचे कर रहा है, बस हो गया, उसमें क्या जो है। ऊपर और ओके नीचे कर रहा है, बस हो गया, उसमें क्या जो है। जैसे हॉरिजॉन्टल में करता है एक प्लेटफॉर्म, वैसे ही ऊपर और नीचे कर रहा है, मतलब उस इक्वेशन को ठीक फॉलो है। कर रहा है जो है। ठीक है। अब मुझे ये बता कि इसमें एक तो जैसे मीन पोजिशन है मान ले, हाँ, और एक जब ये ऊपर है और एक जब में ये नीचे है, ठीक है। अब ये बता, मीन पोजीशन में तो इतना कंफर्म है ना, एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्यों? बता। मीन पोजीशन यस में सर। एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो एन की वैल्यू mg होती है, क्यों? और ये बता कि जब वो ऊपर है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बता नीचे को होगा ना एक्सेलरेशन। यस सर। तो तेरे को याद है कि नॉर्मल रिएक्शन एम जी माइनस ए हो जाती है, याद है? बता यस जब सर जी से सर। नीचे होता है, क्यों? और जब ये मीन पोजीशन से नीचे है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाती है, ध्यान रखना, डिक्रीजेस। जब ये ऊपर है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी बता जो है, एम जी प्लस ए। यस सर। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी, क्यों? समझ में आ गया होगा। अब बता इसको खतरा कहां पर है बेटा जो है, मीन पोजीशन में, मीन पोजीशन से ऊपर या मीन पोजीशन से नीचे, बता। सर कांटेक्ट ऊपर। ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल रिएक्शन कम हो रही है, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन छोड़ सकता है, क्यों? मतलब इस पोजीशन में कांटेक्ट लूज हो सकता है, क्यों? कांटेक्ट में भी लेफ्ट कह देता हूं, चलो ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा कहां पर होगा बता जो है, इसमें भी अगर देखेगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में। यस सर। समझ में आया बेटा? ये बता जो है, तो मैं एक्सट्रीम पोजीशन को बेस बना देता हूं जो है। इसका मतलब मैंने जो एन लिखा वो लिखा एम, हाँ, जी माइनस ए, और नॉर्मल रिएक्शन को जीरो लिख दे रहा हूं, और एक्सीलरेशन को एक्सट्रीम पोजीशन में ओमेगा स्क्वायर ए लिख दे रहा हूं। बता बता एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सीलरेशन कितना होता है बता जो है, ओमेगा स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता बता जो है। ठीक, तो यहां से ए की रेंज क्या आ गई जरा बता जो है, देयरफॉर ए की जो रेंज आ गई वो आ गई ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी आ गई मेरे पास, नहीं जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर ना, ये आंसर हो गया। बता उज्जवल, समझ में आया? मीका तेरे समझ में आई बेटा ये बात? बता जो है, जब वो मीन पोजीशन में है तो एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन एनजी के इक्वल। जब वो मीन पोजीशन से ऊपर है तो एक्सेलरेशन नीचे को होगा, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगी। और जब वो मीन पोजीशन से नीचे होगा तो फिर एक्सेलरेशन ऊपर को होगा, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी। और यहां पे हमें कांटेक्ट छोड़ना है, तो नॉर्मल रिएक्शन को कम होना चाहिए। इसका मतलब जब वो मीन पोजीशन से ऊपर होगा तब फिर खतरा ज्यादा है, ठीक है ना, उस कंडीशन में खतरा ज्यादा है। और वो भी एक्सट्रीम पोजीशन सबसे वो है, कह लो जो है, एक्सट्रीम से अगर बच गए तो बाकी जगह तो बच ही जाओगे। तो ये क्या है, क्लियर है बता, कोई डाउट? नो सर। चल फिर इसको मैं भी यहीं पे खत्म करता हूँ, फिर एक दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दूसरा लिंक भेजता हूँ मैं, ठीक है। ओके, बाय एंड थैंक यू।